तो सांवरिया सेठ की हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पहुंच गए बेटा 5th लेक्चर में और मैं हूं आयुष कटियार और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में। इससे जो पुराने वीडियो है उसमें हमने बात की थी बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। उससे पहले हमने बात की कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि आगे जितनी भी हम बात करेंगे वो सब प्रीवियस जितने भी वीडियो है उनसे रिलेट होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने से पहले बचपन में जो हमने एक चीज पढ़ी थी, याद है आपको कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा, रिपल्शन कर रहे होंगे। और जो भी फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कैसा होगा, फोर्स विदाउट कांटेक्ट। कैसा फोर्स लग रहा है, विदाउट कांटेक्ट, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, फील्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और चार्ज है इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होती है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कब समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए देखिए, सपोज मानिए आपके पास एक बड़का वाला चार्ज है Q। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला चार्ज होगा इसको हम कहते हैं बेटा सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं हम इसको, सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, फील्ड बनाएगा इस तरीके से। ये अपने चारों तरफ एक एरिया वो क्रिएट कर देगा। अगर इस एरिया में कोई भी हम चार्ज लेके आए, छोटा सा चार्ज, और इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। ठीक, तो इस बड़े वाले चार्ज के फील्ड में अगर हम कोई भी चार्ज लेके आएंगे तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा। अगर सेम चार्ज का है तो रिपल्सन फोर्स, और अगर ये अपोजिट चार्ज का है तो क्या मिलेगा बेटा आपको, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है कहानी? ठीक, और अगर इसी चार्ज को हम यहां कहीं लेके आते हैं तब इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा वाला चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है कि जिस रीजन में अगर कोई हम चार्ज लेके आते हैं तो वो चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज के कारण कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो जो रीजन है वो क्या कहलाएगा बेटा, इस वाले चार्ज का फील्ड कहलाएगा। चीज समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे हम इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे इट इज अ फील्ड अराउंड चार्ज पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड पार्टिकल और चार्ज्ड बॉडी in which any charge particle experienced a electric force। समझ में कि कोई भी चार्ज, उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा उस एरिया में अगर कोई भी चार्ज रखा जाता है तो वो चार्ज क्या करेगा, आपका एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर कहानी? ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक और आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज मानिए कि आपके पास क्या एक मकड़ी है। ठीक है, तो मकड़ी क्या करती है, मकड़ी को आपने देखा होगा कि वो चारों तरफ क्या करेगा, एक जाला बना लेगी अपना। ठीक है, जैसे ही वो जाला बनाएगी तो क्या होगा, अगर कोई भी इंसेक्ट आके उससे टकराता है उस जाले से तो वो जाला क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जैसे ही जाला वाइब्रेट करेगा तो मकड़ी को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई इंसेक्ट उसके एरिया में आया है। ठीक, और जैसे ही उसको पता चला कि कोई इंसेक्ट आया है तो उस इंसेक्ट को क्या करेगा, वो अपने पर लपेटना स्टार्ट करेगा और अपनी ओर अट्रैक्ट खींचता अपनी ओर लेके आ जाएगा। तो मकड़ी ने जो जाला बनाया है वो क्या कहलाएगा बेटा, उसका फील्ड, मतलब उसका एरिया। उसी तरीके से
ये चार्ज भी क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक एरिया डेवलप करेगा, और उस एरिया में अगर कोई भी छोटा चार्ज आता है, तो अगर जैसे वो छोटा चार्ज उस एरिया में आएगा तो क्या होगा, वो छोटा वाला चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, किसका, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स, और अगर वो कैसा है, अपोजिट चार्ज है, तो कैसा मिलेगा बेटा आपको, वो अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक चार्ज के चारों तरफ का एरिया, उसमें अगर कोई चार्ज आता है, कोई टेस्ट चार्ज, कोई छुटका वाला चार्ज, कोई छोटा वाला चार्ज आता है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर। यहां पे एक चीज, इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो याद रखिए एक चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, चाहे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो, ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी हो, जितनी भी इंटेंसिटी होंगी वो सब क्या होंगे, वेक्टर फॉर्म में होंगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब उसके पास डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। क्लियर। कोई भी इंटेंसिटी हो वो सब क्या होंगी, वेक्टर फॉर्म में होंगे। क्लियर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो देखिए एक एग्जांपल समझते हैं इसको। आपने एक ऐड देखा होगा टीवी पे, ठीक है, उस ऐड में क्या होता है, एक लड़का आता है और डीओ लगाता है, और डीओ लगा के वो सड़क पे चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और जब वो सड़क पे चलना स्टार्ट करता है, जहां तक उस डीओ की स्मेल आती है वहां से लोग क्या होते हैं, खींच के उसकी ओर अट्रैक्ट होते हुए आ जाते हैं। क्लियर। तो जितना अच्छा डीओ होगा या जितनी अच्छी उसकी स्मेल होगी, जितनी दूर तक उसकी स्मेल जाएगी उतने ही लोग ज्यादा आएंगे, और जितना कम उसकी स्मेल जाएगी डिस्टेंस पे तो उतने ही कम लोग आएंगे। सेम वही चीज यहां पर भी है। स्ट्रेंथ का मतलब या इंटेंसिटी का मतलब हो जाएगा उसकी ताकत या उसकी स्ट्रेंथ। कैसे, अगर हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी से हमने बहुत सारे स्ट्रिंग ले रखी है, ऐसे फैला दी स्ट्रिंग इस तरीके से, ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग फैला दी। अब इसके पास में एक ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, और क्या चाहता है, ये वाली बॉडी इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचना चाहती है। तो कितने स्ट्रिंग से पकड़ा है इसको, 1 2 3 स्ट्रिंग से पकड़ा है, मतलब फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहां पर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, फिर अब थोड़ा सा इस वाले ऑब्जेक्ट को दूर रखिए, और सेम वही ऑब्जेक्ट है यहां कुछ यहां पे रखा है। जब यहां पे रखा है तो अब इसको कितने स्ट्रिंग से पकड़ा जा रहा है, सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग से तो पकड़ा जा रहा है। थोड़ा सा और दूर ले आइए इसको, इसी सेम ऑब्जेक्ट को। अब देखिए थोड़ा सा और दूर लेके जाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को कितनी स्ट्रिंग से पकड़ा गया, सिर्फ एक स्ट्रिंग से पकड़ा गया। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहां पर कहने का मतलब ये होगा कि यहां पर 3 स्ट्रिंग थे तो यहां पे फोर्स लगा, तो यहां फोर्स ज्यादा लगेगा। उसके बाद यहां पे कितने स्ट्रिंग थे, 2 ही स्ट्रिंग ने पकड़ा, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। थोड़ा और दूर गए तो एक ही स्ट्रिंग मिला, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा, और कम लगेगा। मतलब यहां इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब फोर्स ज्यादा, यहां पर फोर्स थोड़ा सा कम, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, और भी कम। यहां पर फोर्स बहुत कम, तो इंटेंसिटी यहां पे भी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम उसके आपकी ताकत के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना वो खींच सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी को समझने के लिए मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, वेक्टर ई से। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर होता है क्वांटिटी। ठीक, इसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव, या यूनिट चार्ज कह दिए, पॉजिटिव चार्ज कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो कैसे हम शो करेंगे इसको मैथमेटिकली, अगर सपोज आपके पास एक चार्ज है Q और यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है कैसा, Q0,
तो इसके कारण इसमें क्या लगेगा, ये भी पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज मैक्सिमम कैसा कंसीडर करते हैं बेटा, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहां के कारण इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा F इस डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सपोज किया, तो फोर्स कितना लगा, फोर्स लगा बेटा आपके पास F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। चीज समझ में आई, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक, अब देखिए इसमें एक और, अभी हमने कहा कि चार्ज होता है, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अगर कोई चार्ज है और रेस्ट कंडीशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो क्या बेटा ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। ये अगर ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये वाला जो छुटका वाला चार्ज है ये भी क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो आपके पास छोटा वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नहीं करता है। तो इस चीज के लिए हम क्या लिखते हैं इसमें, इस चीज के लिए हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स अपॉन चार्ज। ये बताए समझ में आया। लिमिट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि Q नॉट इज वेरी स्मॉल चार्ज। Q नॉट कैसा है, बहुत ही छोटा चार्ज, छोटा चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्लियर कहानी यहाँ पे। एक और चीज इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे, फोर्स अगर हमें निकालना है, इस वाले में फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q नॉट E वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका हम लोग अभी यूज करेंगे, क्या है, फोर्स इक्वल टू Q नॉट E। ठीक है, चीज समझ में आई। तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी समझ में आ गई आपको, इंटेंसिटी क्या होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं और इसका डायमेंशन देख लेते हैं। यूनिट कितनी होगी, यूनिट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ये क्या है, चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम। तो यूनिट कितनी जाएगी, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बारे में बात करें तो न्यूटन कितना होता है, MLT-2, और नीचे कितना हो जाएगा, चार्ज का कितना होता है 80, तो कितना हो जाएगा बेटा ये MLT-3A-1। तो ये क्या कहलाएगा, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर यहां तक, ठीक है, चीज समझ में आ रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, किसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नंबर फर्स्ट अगर आप देखें, क्या हमने बताया था कि ऐसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर। नंबर सेकंड हम बात करते हैं बेटा डायरेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट। कैसे, देखिए अगर आपके पास कोई भी पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी वो कैसी जाएंगी बेटा, आउटवर्ड। इसको अभी हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कैसी होती है, इमेजरी होती है। जैसे बेटा आपने 10th क्लास में मैग्नेट पढ़ा होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके ऊपर आपने क्या बनाई होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई होगी, जो कि क्या होती है बेटा, इमेजिनरी होती है। वही सेम चीज यहां पर भी है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो कि कैसी होंगी, इमेजिनरी होंगी। तो अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड फील्ड अवे फ्रॉम सिस्टम, तो पॉजिटिव चार्ज अगर कोई भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा आपका, इनवर्ड। तो यहां क्या कहेंगे हम, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड फील्ड टूवर्ड्स द सिस्टम। चीज समझ में आई चीज, ठीक है।
और देखिए दूसरी चीज, अगर आप क्या करते हैं, यहां पर एक चार्ज रखा है Q पॉजिटिव, और यहां पे भी एक टेस्ट चार्ज रखा है, वो भी कैसा है बेटा आपके पास पॉजिटिव, ये सोर्स चार्ज और ये क्या है बेटा टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव और ये भी क्या हो गया बेटा आपका पॉजिटिव। तो क्या करेगा, रिपल्शन देगा, रिपल्शन लेगा तो इसका फोर्स कहां होगा बेटा, ये तो डायरेक्शन होगी फोर्स की, और बड़ा फोर्स की डायरेक्शन यही होगी। तो जो बेटा फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन यहां पे किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। क्लियर। सेम अगर आपके पास क्या रखा हो, पॉजिटिव चार्ज रखा हो और यहां पे चार्ज कैसा रखा है बेटा, नेगेटिव, तब इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। तो यही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज अगर रखा हुआ है, क्या रखा है आपके पास, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आपके पास कैसा रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, यही तो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, यही तो होगी। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगा बेटा, यही होगा। सेम यहां पर अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हैं Q, और यहां पे भी कैसा रखते हैं, नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, ये सॉरी फोर्स की डायरेक्शन रिपल करेगा, क्योंकि सेम है तो वो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल अगर कर रहा है तो क्या होगा डायरेक्शन फोर्स की, यही तो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगा बेटा, यही तो होगी। चीज समझ में आ रही है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, तो जो फोर्स की डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो फोर्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स और वही क्या हो जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि पॉजिटिव होगा तो कैसा कर रहा होगा बेटा, आउटवर्ड, नेगेटिव होगा तो कैसा कर रहा होगा, इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव रखा होगा तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर। अब यहां से इन दोनों से एक चीज हम निकालते हैं, देखिए कैसे। देखिए अगर हम थर्ड पॉइंट देखिए इसका, एक प्लेट ले लें और ये प्लेट कैसी है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एक प्लेट हम ले लें वो कैसी हो जाएगी बेटा आपकी नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज और ये प्लेट है आपकी नेगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या बताया था इससे पहले वाले में कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। तो ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, मतलब ऐसे तो जाएगा। क्लियर। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है बेटा, इनवर्ड जा रही है, तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्ड। तो ये किसकी डायरेक्शन शो करता है, ये शो कर रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा। क्लियर। कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए अगर हम इनके बीच में क्या रखें, एक टेस्ट चार्ज रखें पॉजिटिव, ठीक, जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो क्या होगा, ये वाला जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये वाली जो प्लेट है नेगेटिव वाली वो इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही चीज, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्शन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है बेटा, वो अट्रैक्शन। ठीक। अगर नेगेटिव चार्ज लगाओ तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये भी प्लेट, तो क्या कर रहा होगा, रिपल्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा हो। तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहां लगी बेटा, इस डायरेक्शन। चीज समझ में आई। अब इसको थोड़ा और समझ लीजिए, क्या अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, इस तरीके से, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है आपकी, इस तरीके से, ये डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इसमें आपने क्या रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, तो बेसिक है, समझने की जरूरत। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, यही होगी। देखो पॉजिटिव है और फोर्स की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। क्लियर। और अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास इस तरीके से है, ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके पास चार्ज कैसा रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है, तो फोर्स कैसा लगेगा, देखिए अपोजिट डायरेक्शन।
कैसा लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया? मतलब पॉजिटिव चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। और अगर आपने क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है, और तो वो चार्ज कैसा जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कहानी? एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्या है वो, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कैसा होता है बेटा, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड does not depend on the path। मतलब आप कैसा भी वर्क डन करें, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू करें, तो वो आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे, सपोज मानिए कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक पॉइंट है ए, और आपको यहां से चार्ज उठा के कहां ले जाना है, सपोज इस बी पे ले जाना है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, और आप इस तरीके से भी जा सकते हो। मतलब एक पाथ ये हो गया, दूसरा पाथ ये हो गया, तीसरा पाथ क्या हो गया बेटा, ये हो गया। तो 3 पाथ हो गए। तो इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, और इससे भी जा सकते हैं। तो हम यहां पे कहेंगे कि वर्क डन किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। अगर हम देखें तो अगर पाथ फर्स्ट है तो उतना ही वर्क डन कब होगा, जब पाथ सेकंड से जाएंगे। उतना ही वर्क डन कब होगा, जब पाथ आप थर्ड से जाएंगे। ये चीज याद रखिए, ठीक, कि पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इस पाथ से ले आइए तब भी उतना ही वर्क डन, इस पाथ से ले आइए तब भी उतना ही वर्क डन, और इस वाले पाथ से ले आइए तब भी उतना ही वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता होता है, कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर यहां पे? अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ, ठीक, जितना भी हमने अभी प्रॉपर्टीज देखी हैं उसी के बिहाफ में न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, सपोज मानिए आपके पास एक प्लेट है, एक और प्लेट है, इस प्लेट पे चार्ज है बेटा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज कैसा होगा बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, है ना। सपोज इस वाले पे आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और एक और प्लेट है जिसपे चार्ज कैसा है बेटा, आपका नेगेटिव। समझ में? ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड ही तो होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा बेटा आपका, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, नेगेटिव की। समझ में आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने यहां पे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है। और इनिशियली ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट कंडीशन, मतलब v इक्वल टू 0। कैसा है ये, रेस्ट कंडीशन में, और टाइम कितना है, 0। और कितनी हाइट पे रखा है, ये हाइट पे रखा है बेटा h, इस तरीके से। ऐसे ही सेम यहां पे हमने क्या रखा है बेटा, प्रोटॉन। दोनों का चार्ज सेम, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका प्रोटॉन। क्या है, ये भी इनिशियली रेस्ट कंडीशन में है, और टाइम कितना है इसका बेटा, 0। और कितनी हाइट पे रखा है, ये भी h हाइट पे रखा है। तो जब इसको हम फ्रीली छोड़ते हैं, कैसा छोड़ रहे हैं बेटा, फ्रीली फॉल है। फ्रीली फॉल है तो ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगी। तो फ्रीली फॉल अगर हम छोड़ते हैं इन दोनों को, तो इसको नीचे आने में टाइम कितना ले रहा है, वो टाइम ले रहा है टी। और प्रोटॉन को अगर छोड़ते हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है बेटा, टी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि जब इसको छोड़ा गया तो ग्राउंड में आने पे इसका टाइम कितना लिया इसने, टी पी। और ये जब ग्राउंड में आया तो इसने टाइम कितना लिया, टी पी।
तो चार ऑप्शन उसने दे दिए कि टीई बड़ा होगा या टीपी, दूसरा टीपी बड़ा होगा या फिर टीई, तीसरा टीपी और टीई दोनों टाइम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और फोर्थ हो जाएगा बेटा आपका कांट से। हम नहीं बता सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे उसको। तो 11th में थोड़ा सा याद करिए, जब आपने क्या पढ़ा था 1D मोशन पढ़ा होगा, तो एक चीज याद रखिए, ठीक है, कि हम जानते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और F क्या होता है, इज इनवर्सली 1/r²। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी तो फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को आप छोड़ते हो तो ये मोशन कैसा करेगा, यूनिफॉर्म मोशन या आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा, इस प्लेट के थ्रू इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। चीज समझ में आई। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लो, चाहे आप ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात कर लो, दोनों में बात यही है। ग्रेविटेशन फील्ड होगा तो उसमें भी कैसा मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ऊपर से कोई चीज छोड़ दीजिए, कैसा मूव करेगी, एक्सीलरेटेड मोशन। वैसे ही आप क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, आप ऊपर से चार्ज छोड़ दीजिए तो कैसा मोशन करेगा बेटा, एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सीलरेटेड मोशन करेगा तो इसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन होगा, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एक चीज समझ में आ रही है कि कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका हमें एक्सीलरेशन निकालना होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो इसमें फोर्स कहां की ओर लगेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही तो लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि F इक्वल टू, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था QE, Q का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। F का फॉर्मूला क्या होता है, Ma इक्वल टू QE होगा, तो एक्सीलरेशन निकाल दिए, कितना हो जाएगा, QE/m। तो क्या निकला बेटा आपके पास, एक्सीलरेशन निकल गया। क्या निकला बेटा, एक्सीलरेशन, मतलब इतने एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। क्लियर। अगर ये यूनिफॉर्म होता मोशन, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता और अगर आपको टाइम निकालना होता तो आप किसका यूज कर लेते, सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर लेते, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका यूनिफॉर्म मोशन का निकाल देते। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन निकालने के लिए हमें तीन फॉर्मूले पता है, कौन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस एटी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। याद है आपको, ठीक। तो हम यहाँ आपको क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, टाइम निकालना है, तो कौन सा वाला यूज करेंगे, सेकंड वाले तो यूज करेंगे। कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड वाला हो जाएगा आपका h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ये समझ में आया। तो h ये क्या, u इनिशियल कैसा था, वो रेस्ट कंडीशन में तो क्या जाएगा 0 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितनी आ जाएगी, QE/m, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो टीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2mh अपॉन कितना हो जाएगा बेटा q, और स्क्वायर हटेगा तो कितना आएगा अंडर। क्लियर कहानी यहां तक। टाइम ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन इक्वल टू अंडर 2mh अपॉन v। अब आइए यहां सेकंड, इस वाले केस पे भी देखिए, जो आपके पास ये क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड। कहां जा रही है, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इस पे फोर्स भी कैसा लगेगा बेटा, नीचे की ओर ही तो लगेगा। और कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इसके भी हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू QE। Q का मतलब यहां पे अगर हम बात करें, Q का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, QE। और ये कितना हो जाएगा, Ma इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE वेक्टर फॉर्म। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, QE/m। इसका भी एक्सीलरेशन आया, ठीक। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए भी यही वाला। क्यों, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इनिशियल इसका भी 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो T P भी अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इतना ही तो निकलेगा, 2mh अपॉन E। ये यहां पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज है, और यहां पे E क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक,
ई क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या कहलाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या कहलाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एक चीज देखिए, इसमें क्या देखना है, 2 कांस्टेंट है, इसमें भी 2 कांस्टेंट है, H दोनों में कांस्टेंट है क्योंकि सेम हाइट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा रहेगा बेटा सेम रहेगा। तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किस पे कर रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये तो समझ में आ रहा है। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा मास पे। जिसका मास ज्यादा उसका टाइम पीरियड क्या होगा बेटा ज्यादा होगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मास किसका ज्यादा होगा। सपोज यहां देखिए मास किसका ज्यादा होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 9.1 into 10 power minus 31, इसकी 1.67 into 10 power minus 27 kg होता है। तो मास किसका ज्यादा है प्रोटॉन का ज्यादा है। जब मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा बेटा प्रोटॉन का ज्यादा होगा। क्लियर, ये समझ में आया कैसे होगा। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कि सेकंड ऑप्शन का मतलब टाइम ज्यादा कौन लेगा प्रोटॉन आपका ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर कहानी। इसी में एक और थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखिए, से इसी फंडे पे देखिए क्या है। सपोज नेक्स्ट आपके पास इस तरीके से 2 प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या रखा हुआ है वाटर ड्रॉप, क्या रखा हुआ है वाटर ड्रॉप। तो मास ऑफ वाटर ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटा, इसको मान लीजिए 10 पावर -3 ऑफ केजी, 10 पावर -3 ऑफ केजी, ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर ड्रॉप। चार्ज कितना दे रखा है इस पे, चार्ज दे रखा है बेटा 1.6 into 10 पावर -19 कूलम। कितना चार्ज है ये 1.6 into 10 पावर -19 कूलम, कैसा पॉजिटिव। क्लियर है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि E टू जस्ट होल्ड दी वाटर ड्रॉप। क्या करना है हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें वैल्यू बताओ जिसके कारण ये जो वाटर ड्रॉप है ये हवा में ही रुका रहे, हवा में ही क्या हुआ ये रुका रहे। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऊपर है और ये भी कैसा है पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 into 10 पावर -19 कूलम का चार्ज होगा इस पे। तो जब इस पे 1.6 into 10 पावर -19 कूलम का अगर चार्ज होगा तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन होगा, तो ऊपर की ओर जा रहा है ये फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब इस पे अगर चार्ज है तो इस पे कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा मास होगा, और इस मास के कारण कहां की ओर जाने की कोशिश करेगा mg, कहां नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा। ठीक, और अगर हमें इसके क्या करना होल्ड करना है कि हवा में ही रहे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो फोर्स है और ये जो mg है दोनों कैसा होना चाहिए बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब ऊपर भी कितना होना चाहिए 5 न्यूटन, तो नीचे भी कितना होना चाहिए 5 न्यूटन, तभी तो क्या होगा हवा में तैरेगा, रुका रहेगा। तो निकाल देंगे, तो क्या करेंगे हम इस फोर्स को किसके इक्वल कर देंगे mg के इक्वल कर देंगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है QE इक्वल टू कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो mg अपॉन कितना हो जाएगा Q, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो m की वैल्यू कितनी जाएगी 10 पावर -3 इनटू g की वैल्यू कितनी जाएगी 9.8 अपॉन q कितना है 1.6 इनटू 10 पावर -19, ऊपर लेके जाइए तो 19 है तो कितना 10 पावर 16, और पूरा सॉल्व कीजिए तो आएगा 6.125 इनटू 10 पावर 60 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी यूनिट कितना है न्यूटन पर कूलम। क्लियर, तो समझ में आ गया, होल्ड करना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये आपके पास वैल्यू निकली, और इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन लेना आपको आ गया।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है और पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या रहेगी सी। अगर नेगेटिव होता तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है। यहां तक समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक आपका पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैसे निकालें, सपोज मानिए ये सिंपल है, आपके पास चार्ज क्या है, क्यू, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कितना रखा है आपका, क्यू नॉट। बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, आर। कितनी मानी हमने, आर। ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स रिपल्सिव ये डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यही होगी। तो हमें क्या निकालना है, इस चार्ज के कारण उस क्यू नॉट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज के कारण उस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उससे पहले क्या करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स कितना निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा फोर्स। ठीक है, अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करें, सिंपल ऐसे निकालना, क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कांस्टेंट वैल्यू सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये था सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अब आपने एक चीज और देखी, नोट किया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, क्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज क्या होता जाएगा बेटा, आर। तो जैसे जैसे आर चेंज होगा तो ई भी क्या होगा बेटा, चेंज होता जाएगा। मतलब कि ई और आर का जो रिलेशन है वो कैसा है, 1/r स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्सली है, तो आर जितना हम बढ़ाएंगे तो ई क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा। ठीक, आर को जितना कम करेंगे तो ई क्या होगा बेटा, उतना ही बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ आप बना लीजिए। ग्राफ कैसा बन जाएगा इसका, ये सपोज आर है, ये क्या बेटा आपका ई है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। क्लियर गाड़ी, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आर कहां होगा, 0 पे आता जाएगा तो ई क्या होगी, मैक्सिमम, और आर जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ई क्या होता जाएगा बेटा, 0 की तरफ होता चला जाएगा। ठीक, ये अभी हमने सिर्फ कैसा स्केलर क्वांटिटी में देखा है, मतलब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया। अब इसके वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो जो हमने थर्ड लेक्चर था हमारा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, उसको जरूर देखिएगा, और उसी के बिहाफ में हम इसका भी वेक्टर फॉर्म निकालने जा रहे हैं। क्लियर। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए देखिए, जो थर्ड लॉ जो आपका थर्ड वाला था लेक्चर, उसको जरूर देखिएगा, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हम निकाल रहे हैं, और इससे एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा भी गया था, वो डायरेक्ट है, कैसे होगा बहुत इजी बताएंगे अभी। तो देखिए याद करिए, वहां पे हमने क्या कहा था कि वहां पर अगर आपके पास प्लेन था एक्स और वाई, दो एक्सिस थी, तो क्या था आपका प्लेन था, और एक हमने यहाँ पे चार्ज रखा था Q1, एक चार्ज यहाँ पे रखा था हमने Q2, और कैसा रखा था, एक पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव था। ये क्या था आपका ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, r1 वेक्टर, इसकी जो पोजीशन थी वो कितना था बेटा, r2 वेक्टर, और एक किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा था, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा था, तो हमने इसको क्या लिखा था, r वेक्टर। कैसे हमने नोमेनक्लेचर किया था, फाइनल टू इनिशियल। कौन सा वाला जा रहा था, ये वाला जा रहा था, इसको हमने होल्ड किया था, ये वाला कहां जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा था, कहां से, 1 की तरफ। तो आपने क्या निकाला था इसमें, याद कीजिए, r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, और r21 वेक्टर इक्वल टू कितना था, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर।
याद आया कुछ? निकाल दो। और इसी चीज का हम यूज कहां करेंगे? यहाँ के वेक्टर फॉर्म में करेंगे। लेकिन एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, देखिए वहां जो हमने आर का नॉमेनक्लेचर किया था वो कैसा किया था? याद है आपको? फाइनल इनिशियल, फाइनल से इनिशियल। ये कब किया था हमने? जब एक चार्ज आपके पास पॉजिटिव था और एक चार्ज कैसा था आपके पास? नेगेटिव था, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी बेटा? आर। तो अगर हम इसको होल्ड कर रहे थे तो ये कहां जा रहा था? इस डायरेक्शन में। और अगर हम इसको होल्ड कर रहे थे तो ये कहां जा रहा था? इस डायरेक्शन में। तो आर, इसके लिए आर कितना, फाइनल कितना हो रहा था? इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो फाइनल कितना? आर 1 2। और इसको अगर हम देख रहे थे तो ये कहां जा रहा था? ये वाला फाइनल कितना हो जाएगा? 2 और ये 1। और एफ हमने क्या निकाला था? ऑन और बाई। याद आ रहा है? ये कब था? जब आपका अपोजिट चार्ज था। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सेम चार्ज, क्योंकि यहां अगर हम बात कर रहे थे तो मैक्सिमम सेम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए सेम चार्ज ये है 1 2 डिस्टेंस आर। इसको होल्ड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये, इसको होल्ड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ये। तो यहां आप कहेंगे कि भैया इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है? तो यहां अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है आर को तो सिंपल ऑन और बाई से कर लीजिए। ऑन और बाई से। ऑन बाई देखिए, अगर ये 2 है और इसका डायरेक्शन शो करना है तो किस पे? ऑन का मतलब 2 पे, किसके थ्रू लग रहा है? 1 पे। तो देखिए R21 कहां जा रहा है? ये डायरेक्शन है। और यहां भी देखिए R21 कहां जा रहा है? इसी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम है ना, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? आर कैप कहां पे? 1 पे, किसके थ्रू है? 2 के। R12 की डायरेक्शन ये है, और इस पे भी देखिए R12 की डायरेक्शन कहां है? सेम। तो अगर अपोजिट चार्ज हो तो नोमेनक्लेचर कैसे लिए? फाइनल और इनिशियल से ले लीजिए। और सेम चार्ज हो तो आपके जो नोमेनक्लेचर कैसा हो जाएगा बेटा? ऑन और बाई। क्लियर है कहानी? ठीक है, इसका यूज हम करेंगे अभी। कैसे करेंगे देखिए, प्लेन लिया था, यहां लीजिए स्पेस x y, और ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका z। ठीक है, तो x y z तीन आपके पास एक्सिस हो गए। अब क्या करिए, एक सोर्स चार्ज रखिए यहां पर ए पॉइंट पे। कैसा है सोर्स चार्ज? Q। और इसकी पोजीशन क्या होगी? x2 y2 और z2। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा इसका बेटा? RA वेक्टर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब इस सोर्स यहां पे रखिए आपका क्या? टेस्ट चार्ज। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। टेस्ट चार्ज क्या? Q0। इसका पोजीशन कितना है? x1 y1 और ये है z1। क्लियर? और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा RP। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, तो इसके कारण फोर्स कहां लगेगा बेटा? इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा, रिपल कर रहा होगा। तो इसके लिए अगर वेक्टर हम देखें तो वेक्टर कितना हो जाएगा? अब देखिए दोनों पॉजिटिव है तो कैसा, कौन सा नोमेनक्लेचर कर लीजिए? ऑन और बाई वाला। ऑन का मतलब कितना हो जाएगा? P, और बाई का मतलब कितना हो जाएगा बेटा? R। ठीक है, तो फोर्स को हम कैसे निकालते थे इसमें? वेक्टर फॉर्म में। क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q Q नॉट हो जाएगा, अपॉन क्या लेते थे यहां पे? मैग्नीट्यूड लेते थे, कौन सा? R PA का मैग्नीट्यूड का Q, और R फुल वेक्टर ऑफ PA। याद है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज, तो Q नॉट हट जाएगा, क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R मैग्नीट्यूड का Q, R वेक्टर PA। क्लियर? यही तो वो वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे जो आता है वो सॉल्व करके आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले इसको हटा दीजिए, तो सॉल्व करिए। देखिए इससे पहले वाले हमने क्या कहा था? R21 वेक्टर जो था वो था R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर इसी जगह हम क्या लिखें? R वेक्टर PA लिखें, कितना होगा? R वेक्टर P माइनस R वेक्टर A। R वेक्टर P माइनस R वेक्टर A, ये तो लिखेंगे। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? R वेक्टर P, मतलब इसके बारे में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 कितना है? k कैप नेगेटिव, किससे? RA से। तो RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप हो जाएगा। माइनस करिए, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? x1 माइनस x2 i कैप
y1 माइनस y2 j कैप और z1 माइनस j2 k कैप। क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है? r वेक्टर। इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू यहां पुट करिए तो कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूज करे ना करे सीधे कांस्टेंट लेने कोई फर्क नहीं पड़ा। q का आपका q सेम ही रहेगा। यहां पे क्या मिलेगा आपको? r वेक्टर pa। r वेक्टर pa की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस x2 i कैप प्लस y माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। ये तो रहेगा अपॉन क्या है? वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड कैसे निकल? ये क्या है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? जैसे सपोज आपके पास एक वेक्टर है r कैप दे रखा है, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप दे रखे हैं। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। वही चीज देखिए कि किसका अंडर रूट आपको निकालना है? मॉड आर पी। इसका अगर मैं निकालना तो कैसा निकलेगा बेटा? इसका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर और सबका क्या हो जाएगा? 1/2। पावर पहले से कितनी थी आपकी? 3, तो कितना हो जाएगा? 3/2। और यही है बेटा रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म, ये ठीक है। और इसी रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे जो भी न्यूमेरिकल आए थे अभी कंपटीशन लेवल पे। तो कैसे वो पूछा जाता था, तो डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। हम इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, किसके लिए निकाला? ये हमने निकाला स्पेस के लिए। आप चाहे तो प्लेन के लिए भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है। सारी चीज क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड करना है हमें किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। किस फॉर्म में करेंगे हम उसको? वेक्टर के फॉर्म में करेंगे। जैसे सपोज मानिए कि आपके पास क्या है, इस तरीके से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और एक ये b पॉइंट रखा हुआ है जिसका जो कहां पर है? x और y पे, ठीक है। और ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से चार्ज यहां पे रखा हुआ है। तो हमें निकालना है, फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इन वेक्टर फॉर्म। किस में करना है? वेक्टर फॉर्म। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए इसको। इसका जो आपके पास क्या होगा? 0,0, और ये क्या रहेगा बेटा आपके पास कोऑर्डिनेट? इसका क्या रहेगा? xy। इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0,0। तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। इसमें कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q आपके पास रहेगा ही, ठीक है। तो q अगर रहेगा तो अब देखिए ये क्या था आपका? स्पेस में था तो तीनों एक्सिस है, और ये कहां है आपका? प्लेन में है तो कितना होगा? दो ही एक्सिस तो आएंगे। और एक क्या है आपका? इनिशियल में है, तो x1 माइनस 0, ठीक, i कैप प्लस कितना हो जाएगा? y1 माइनस 0 j कैप अपॉन कितना हो जाएगा? x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर का 3/2। और सॉल्व कर लीजिए। E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कितना हो जाएगा? x1 i कैप y1 j कैप अपॉन कितना हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का होल 3/2। क्लियर? दो मिनट में इसका आपको सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्ट आप क्या करेंगे? इससे निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो देखिए बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इससे पहले वाला जो लेक्चर है वहां पे हम बहुत ज्यादा डीपली इसको हम बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो यहां हम ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखा हो तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। 1 घंटे 1.5 घंटे का जितना भी वीडियो है वो पूरा का पूरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, उसको देखिएगा और उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेम वैसे ही है जैसा कि फोर्स था, कि सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 Q0, और यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे है Q4 और टू सो ऑन। तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा F1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E1,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी E2, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा E3, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा E4। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, Q0 पर। तो E नेट कितना हो जाएगा बेटा आपका, E नेट हो जाएगा E1 वेक्टर E2 वेक्टर E3, मतलब वेक्टर सम ऑफ individual electric field exerted by the rest charges। समझ में आया? इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाय द रेस्ट चार्ज इंडिविजुअल। ठीक है, ये दो जितने ये चार्ज और जितने भी चार्ज है वो जितना इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएंगे, उसका क्या करेंगे हम वेक्टर सम करेंगे। क्लियर? इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख लेते हैं। ई नेट हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने इससे पहले वाले में देख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 अपॉन, यहां से इसकी पोजीशन मान लीजिए कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा यूनिट कैप R1 कैप, प्लस 1/4πε0 ये कितना हो जाएगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा R2 कैप, प्लस 1/4πε0 Q3 R3 इसका पोजीशन मान लीजिए डिस्टेंस, और ये कितना है ऐसे तो निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ई नेट लिख लीजिए, सिंपल। कैसे हो जाएगा 1/4πε0 तो कॉमन समीशन लगा दीजिए, कितना हो जाएगा QI अपॉन RI का स्क्वायर इनटू RI कैप, और I की वैल्यू कहां जाएगी 1 से लेकर के n। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं। बाकी हमने आपको पहले ही बता चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देख लीजिए। और अब हम सिर्फ बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल क्या है, सुपरपोजिशन पे रिलेटेड। ठीक, हमने क्या किया, आपके पास इस तरीके से चार्ज है, ये आपका ओरिजिन है सपोज मानिए, और ओरिजिन है तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज, और इनफाइनाइट चार्ज रखे हैं। कैसे, सपोज एक चार्ज यहाँ पे रखा है Q पॉजिटिव का, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। यहाँ पे एक और चार्ज रखा है पॉजिटिव का, डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। यहां पर एक और रखा है आपका, यहाँ पर 4 डिस्टेंस, 3 नहीं है, कितना है आपका 4। इसके बाद आपका कितना रखा हुआ बेटा 8 पे रखा है मीटर। ये क्या है, मीटर में है। ठीक, तो हमें क्या करना है, ऐसी वो इनफाइनाइट आगे तक चलता चला जा रहा है। तो इस इनफाइनाइट चार्जेस के कारण इस टेस्ट चार्ज में हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इस इनफाइनाइट चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखिए, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, इसके कारण इस पे 1/4πε0 Q, ये तो क्या है यूनिट टेस्ट चार्ज, हटा देंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, प्लस 1/4πε0, यहाँ पे भी चार्ज कितना है Q, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 का स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 Q अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 1/4πε0 Q अपॉन कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ऐसे ही कहां तक जाएगा वो, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 1/4πε0 कॉमन है, Q भी क्या है कॉमन है, तो यहां क्या होगा 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 का 4 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 16 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 64। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या बनी, एक सीरीज बनती जा रही है, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, ऐसी आपकी क्या बनती जा रही है बेटा, सीरीज बनती जा रही है। तो कैसी सीरीज है ये सीरीज है बेटा जीपी की। कैसी सीरीज है ये, जीपी की। और इनफाइनाइट के लिए अगर सम करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यहां पर a क्या कहलाता है आपका फर्स्ट टर्म, r क्या कहलाता है बेटा आपका कॉमन रेशियो, कॉमन टर्म, और इसको हम क्या लिखते हैं tn अपॉन tn माइनस 1। कैसे निकालते हैं इसको, r को देखिए, tn मतलब r पहले वाला,
और उसके tn माइनस वन मतलब उससे पहले वाला क्या होगा टर्म्स, ये टर्म्स और उससे पहले वाले टर्म्स का रेशियो, जैसे यहाँ पे निकाल दीजिए। सपोज इन दो को देख लीजिए, तो पहले वाला टर्म्स क्या 1/4 और उससे पहले वाला टर्म्स कितना हो जाएगा 1/1, तो कितना हो जाएगा 1/4। ठीक, इन दो पे देखिए कितना हो जाएगा बेटा 1/16 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, 16 कहां जाएगा नीचे, ये भी क्या हो जाएगा 1/4। इसमें देखिए 1/64 अपॉन कितना जाएगा 1/16, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1/, क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो, तो आपका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 का आपका कॉमन रेशियो। तो वैल्यू पुट करिए, कितनी हो जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहां पर, तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कैसा है बेटा 1 है, तो 1 हो जाएगा, और r की वैल्यू कितनी जाएगी 1/4। तो अब आपके लिए e नेट कितना हो जाएगा, e नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू, इसको रखेंगे s a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू 1/1 माइनस कितना 1/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 3/4, और 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1/1 अपॉन 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये देखिए 4 ऊपर जाएगा, कितना है 4/3, यानी 4/3 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या कहलाएगा बेटा आपका e नेट कहलाएगा। क्लियर है कहानी यहां तक? देख लीजिए कहीं कोई गलती, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4, r की वैल्यू हमने कितनी कर दी बेटा 1/4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4, और 3/4 रखेंगे तो क्या 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ये 4/3। क्लियर? अब क्या करें, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज क्या कर लेते हैं कि पहला एक पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं नेगेटिव, इसी को देख रहे हैं, और अब हम थोड़ा साइन चेंज करते हैं, फिर पॉजिटिव लेते हैं, फिर क्या लेते हैं बेटा हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। क्लियर? अब यहां पे आप चेंज करेंगे, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए ई नेट कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है q अपॉन कितना 1 का स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैसा चार्ज है ये माइनस का चार्ज है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस q क्योंकि वेक्टर फॉर्म पे है तो माइनस होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे प्लस का है q, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का q डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो सीरीज कितनी बनेगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, सीरीज 1/1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/4, प्लस कितना हो जाएगा 1/16, माइनस कितना हो जाएगा 1/64, ऐसे क्या इनफाइनाइट तक बनेगी, कोई दिक्कत? ये भी सीरीज, ये सीरीज किस में कहलाएगी, ये भी जीपी में तो कहलाएगी, और जीपी के लिए इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा फॉर्मूला a/1 माइनस r, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने आपको बताया पहले लास्ट वाला और उससे पहले वाले का, तो ये हो जाएगा 1/16 अपॉन -1/r, 4, तो 4 ऊपर जाएगा 16 तो कितना -1/4। ठीक है, वैसे 64 का 16 का लीजिए तब भी r की वैल्यू कितनी आएगी -1/4, तो डायरेक्ट हम देख लीजिए ई नेट निकाल लीजिए, तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, q, और ये आपके पास जो सीरीज है उसका सम, तो कितना हो जाएगा 1/1 माइनस -1/4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/4, और 5/4 होगा तो 4 कहां जाएगा ऊपर की ओर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे q ले लीजिए, और यहां पे हो जाएगा अपॉन 5/4, और 4 ऊपर जाएगा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/5। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, समझ में आ गया ये सुपरपोजिशन के लिए फॉर्मूला।
और अब देखिए, अभी आपने और देखे होंगे फॉर्मूले वो ट्रायंगल से बनते हुए या फिर आपको स्क्वायर से आपको बनाते हुए, तो वो आप सब ये आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा वो आपसे। एक और देखते हैं सुपरपोजिशन से रिलेटेड। देखिए, आपके पास दो चार्ज है, एक है आपके पास 4 माइक्रो कूलम का चार्ज और एक है आपको 36 माइक्रो कूलम का चार्ज, ठीक है। बीच की डिस्टेंस है सपोज r, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा r। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम दी लार्जर चार्ज से। क्या करना है, फाइंड दी डिस्टेंस फ्रॉम larger charge, find the distance from larger charge at which E net equal to 0, यहां पर E net क्या हो बेटा 0। क्लियर। R की जगह ऐसा करिए, डिस्टेंस ले लीजिए कुछ 6 ले लीजिए सपोज। तो इस साइड से हम कहां पर ये पॉइंट ऐसा फाइंड आउट करते हैं जहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, E net की 0 हो रही है, और यहां से इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, सपोज x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब x डिस्टेंस कहां से, लार्जर चार्ज से x डिस्टेंस पे E नेट कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, याद करिए सेकेंड या थर्ड आपका जो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना बताया था। सेम वैसे E नेट अगर 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसके कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और इसके कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तभी तो E नेट कितना होगा 0 होगा। तो E1 E2 निकाल लीजिए, इक्वल टू E2। इसके कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो E1 है, इसके कारण जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना हो जाएगा बेटा आपका E2 हो जाएगा। तो E1 निकाल लीजिए, इसके कारण E1 है तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितने कारण 4 माइक्रो कूलम के कारण अपॉन, ठीक है। डिस्टेंस हमें देखनी पड़ेगी, डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल 6 है, यहां से ये कितना x है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस x हो जाएगा। तो हम क्या 6 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू, इसके कारण जो हम देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा 36 माइक्रो कूलम अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है x, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट, माइक्रो कूलम से माइक्रो कूलम कैंसिल आउट, और माइक्रो कूलम क्या कितना होता है 10⁻⁻⁶। क्लियर, तो ये हो जाएगा 4/6 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 36/x स्क्वायर। अंडर रूट कर लीजिए, अंडर रूट करेंगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 6 माइनस x, और यहां पे कितना हो जाएगा 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2x इक्वल टू जाएगा 36 माइनस 6x। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना 2x प्लस 6x इक्वल टू 36, ये कितना हो जाएगा बेटा 8x, और ये कितना हो जाएगा 36, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/8। कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर से देख लीजिए 6 माइनस x का स्क्वायर किया गया, किसके आगे हमने इसकी डिस्टेंस 6 माइनस x, 4/6 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसके कारण कितना हो रहा है x, तो 36/x स्क्वायर। तो अंडर रूट करिए तो कितना हो जाएगा 2/6 माइनस x, ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना 6 और x का स्क्वायर हट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x, ये हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 6x, 6 से अंदर जाएगा तो ये, तो कितने टाइम जाएगा, तो ये कुछ समथिंग आपके पास हो जाएगा इसका 4 यानी कि 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 और 18। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 2 इसके 9, तो सपोज ये आपके पास 2 से जाएगा तो 4.5 के अप्रॉक्स आपके पास मिलेगा, 4.5 मीटर, ठीक है। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 8 चौक 32 और 4 74, ठीक है, 4.5 मीटर के अप्रॉक्स मिलेगा, कहां से, यहां से। और यहां से अगर देखेंगे कि आपके कैसे लोअर चार्ज से अगर आप देखेंगे या स्मॉल चार्ज से देखेंगे तो क्या करेंगे 6 माइनस 4.5 मीटर करेंगे, और ये आपका हो जाएगा। क्लियर, तो ये आज आपके पास बात क्लियर हुई है
कि हमने क्या क्या पढ़ लिया आज। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने आपको बताया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अभी आपको नहीं बताया और वो है बेटा ग्राफ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा ग्राफ के बारे में, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ग्राफ पूछा जाता है, चाहे आपका नीट का हो, चाहे वो आपका आईआईटी के से रिलेटेड हो, और ग्राफ पूछा जाएगा। और कल हम उसमें ग्राफ के बारे में बात करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो कल का भी लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है।